हेलो जानकेंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह और जानकेंस अकेडमी के स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कोरल रीफ के बारे में और प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग के बारे में। साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि जो है इन पर क्या खतरे हैं जो है, और कोरल जो है जो ब्लीचिंग हो रही है उनके क्या रीज़न्स हैं, इन पे किस तरह के थ्रेट्स हो रहे हैं, इनके समाधान के क्या कोई स्टेप उठाए गए हैं कि नहीं उठाए गए हैं, इनका इकोनॉमी में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी जो बातें हैं हम इस पर बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनके क्या जो है परिणाम निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरल्स होते क्या हैं। जो हम प्रवाल भित्तियाँ देखते हैं, ये समुद्रों के स्थलाकृति देखते हैं, ये होती क्या है। जी हाँ, ये कोई चट्टान नहीं है जिसे हम जो है देखते हैं कि एक चट्टान जैसी संरचना दिख रही है। ये अरबों जीवों से जो है मिलके बना हुआ है। इसको ढेर सारे अरबों जीव मिलके बनाते हैं इस संरचना को, जिसे जो है मूंगा चट्टान कहते हैं। ये जो है ढेर सारे मूंगा या कोरल से मिलके पॉलिप्स का समूह बनाते हैं। पॉलिप्स जो है ये मूंगा जो है ये भी जीव होते हैं जो अपने एक कठोर सुरक्षात्मक चूना पत्थर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है खोल के आवरण के अंदर रहते हैं, जिन्हें जो कंकाल के रूप में रहता है। इन्हीं कंकालों में ये मूंगा चट्टान रहते हैं और इनकी कोशिकाओं में या इनके साथ ही जो है नीले हरित सूक्ष्म शैवाल या रंग बिरंगे शैवाल रहते हैं, जिसे ज़ोक्सानथेला कहते हैं। और ये जो कोरल्स होते हैं ये सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव होते हैं, और जो ये शैवाल हैं ये ज़ोक्सानथेला वर्ग के जीव हैं। ये भी जो है ये पौधे टाइप के हैं। तो इन दोनों जो कोरल्स हैं और जो शैवाल्स हैं, इन दोनों में जो है सहजीविता का संबंध होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के लिए जो है सपोर्टर का काम करते हैं। अर्थात यानी कि इसमें से कोई एक भी अगर निकल जाए, हट जाए, तो जो है दोनों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि जो शैवाल को ये रहने का स्थान देते हैं, ये को जो है मूंगा जो है जीव हैं, और जो है जो शैवाल्स हैं ये भोजन बनाते हैं, तो उन मूंगा चट्टानों को ये भोजन दे देते हैं। इससे दोनों का जो है जीवन चल जाता है। तो इस प्रकार जो है इन दोनों में सहजीविता का संबंध जो है बनता है। करंट के सिनेरियो की बात करें तो लगभग 70% जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो खतरे में आ गई हैं, और लगभग बात किया जाए तो लगभग 20% के आसपास जो है कोरल रीफ्स नष्ट हो चुकी हैं। और श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स और इसके आसपास के यदि तटों के जो है कोरल रीफ्स की बात करें तो वहाँ लगभग 90% तक कोरल रीफ्स खत्म हो चुकी हैं, जो वापस नहीं आ सकती हैं। आपको लगता होगा कि ये तो एक स्थलाकृति है, ये ख़त्म हो जाएगी तो हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो है इसका जो है एक बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनके ख़त्म होने से जो है एक जो साइकिल है, जो एक नेचर की साइकिल है वो नष्ट हो रही है। अगर इनके ख़त्म होने से जो है बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है तो ह्यूमन पर भी इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि ये जो है समुद्रों के वर्षावन कहलाते हैं। जिस प्रकार लैंड पे जो वर्षावन है वो जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो छोटे क्षेत्र में ही होंगे, लेकिन वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। वो जो है उनको आश्रय देते हैं, बहुत सारे जो है भिन्न भिन्न तरह की हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये जो है नेचर को जो है सपोर्ट करते हैं, नेचर के लिए जो है एक सपोर्टर का काम करते हैं, हमारे लिए जो है विभिन्न साइकिल को क्रिएट करते हैं, हमारे जीवन का आधार बनते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ये कोरल्स भी जो है, क्योंकि आप आश्चर्य मानेंगे ये लगभग समुद्रों के 1.5% क्षेत्र को ही कवर करते हैं कोरल रीफ्स, पूरे समुद्र का जितने भी समुद्र हैं हमारे। और ये अब उस 1.5% के क्षेत्र में उस समुद्र के लगभग 25 से 30% बायोडाइवर्सिटी को कवर कर लेते हैं, अपने अंदर आश्रय देते हैं। तो सोचिए कितना जो है इंटरेस्टिंग जो है ये चीज़ है कि ये छोटे से क्षेत्र में होते हुए जो है उनको जो है संरक्षण देता है, उनको आश्रय प्रदान करता है, उनके भोजन का जो है ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्योंकि जो ये वहीं पर पाए जाएंगे कोरल रीफ्स जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, और ये मछलियों के लिए तमाम अकोष्ठी जो अकशेरुकी जीव हैं
और तमाम स्टार फिश इन सारे जीवों को जो है भोजन यहीं से प्राप्त होता है। तो समझिए कि ये जो है लगभग 25 से 30% की बायोडाइवर्सिटी को जो है कवर करते हैं। यदि देखा जाए तो 2016 में ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको जो है उसके हज़ारों वर्ग किलोमीटर जो कोरल रीफ्स नष्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गंभीर जो समुद्री हीट वेव है 2005 के बाद से 3 बार जो है यहाँ पे प्रवाल विरंजन की यानी कोरल ब्लीचिंग की घटना हो चुकी है। रिसेंटली यदि बात करें तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है इसने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाला हुआ है। ये पहले से उसमें है, इसने इसको इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया यानी कि खतरे की श्रेणी में। अब ये रेड लिस्ट लाल सूची में आ चुकी है। तो सोचने वाली बात है कि अब ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, अब इनके लिए धीरे धीरे एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन जो है अगर एक्शन लेना है तो हमें आगे बढ़कर सोचना होगा। कई सारे समूहों को सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संस्थानिक स्तर पे, पूरे जो है ग्लोबल स्तर पर प्रयास एक साथ करने होंगे, क्योंकि इनके जो है ये समुद्रों के थर्मामीटर होते हैं। अगर मापना है कि धरती का तापमान कितना बढ़ रहा है, क्या कितना नुकसानदायक है, जो है समुद्री जल का सतह किस कदर बढ़ गया है, तो जो है इनसे माप सकते हैं। यदि कहीं पर समुद्री जो ये कोरल रीफ है वो नष्ट हो रहा है, वो विरंजित हो रहा है, सफ़ेद पड़ता जा रहा है, जो हमारे जो कलरफुल थे वो सफ़ेद पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है वो तेज़ हो रही है, उन पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ये जो है समुद्रों के थर्मामीटर कहलाते हैं। ये ना तो ज़्यादा गर्म पानी में रह सकते हैं, ना तो ज़्यादा ठंडे पानी में रह सकते हैं। ये लगभग नॉर्मल पानी यानी कि मीडियम जो है जल में रहते हैं। ना ये बहुत गहरे जो है जल में रहेंगे, ना ये बहुत उथले उसमें रहते हैं। ये नॉर्मल छिछले जलों में रहते हैं, ना ये एकदम ऊपर रहेंगे, ना ये एकदम गहराई में रहेंगे। तो इन्हें जो है ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टाइप का एक स्थलाकृति है, एक जो है एक लैंडस्केप है जो हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को बताती है, जो है एक थर्मामीटर को जो है क्रिएट करती है कि आप जानिए, हमसे आके पता करिए कि जो है इस क्लाइमेट चेंज का, इस जो है ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है और क्या पड़ने वाला है, किस तरह के जो है हम कह सकते हैं। और यदि देखा जाए तो हवाई ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टीनॉक्सेट युक्त जो सनस्क्रीन्स है इनकी बिक्री पर बैन लगाने वाला है यूएसए फर्स्ट देश बन गया है। क्यों? क्योंकि इनसे सनस्क्रीन्स भी बनती हैं और बहुत सारे टूरिज्म जो सनस्क्रीन्स लगाते हैं फिर जाके वहाँ पे समुद्रों के पास मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो इनसे भी जो है उनको जो है बहुत नुकसान होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही जो है रिच बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उथले गहराई वाले जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो है थोड़े गहराई पानी में, ठंडे पानी में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये अपवाद के रूप में मेनली ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे? जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ही ये पाए जाते हैं उथले जलों में। और इन प्रवालों का विकास कहाँ पे होता है? 150 मीटर यानी कि 490 फीट के जो है गहराई तक में ही होता है, जो कि उथला जल माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अधिक गहराई में सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तभी इन्हें भोजन मिलेगा। तो इसके लिए इनको अनुकूलतम तापमान जो है चाहिए। ये तापमान परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें समुद्रों का थर्मामीटर कहा जाता है। ये बहुत ढेर सारे फ्लोरा फौना की बस्तियां जो है होती हैं, उनको आवास प्रदान करती है, इसलिए इन्हें समुद्रों का वर्षावन कहते हैं। तो अब बात करेंगे कि जो है इनके जो है इनका जो है महत्व क्या क्या है। इनके महत्व की बात करें यदि, तो इन पे जो है बहुत ढेर सारी जो है मछलियाँ और तमाम जो है ये सब निर्भर हैं। साथ साथ क्या करते हैं कि ये जैव विविधता को जो है संजो के रखती हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी जिनकी इकोनॉमिक जो है इन पे जो है टूरिज्म इन पे जो है डिपेंडेंट होती है, जिनका बहुत सारा राजस्व इनसे आता है, तो इनसे जो है टूरिज्म भी जो है
को ये सपोर्ट करती हैं। मछुआरों के लिए और ये जो है आजीविका का जो है वास होती हैं, उनके लिए जो है खाद्य आपूर्ति और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी ये बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ये क्या करती हैं, तटों पे जो कटाव होता है जो है चक्रवातों को रोकना, सुनामी को धीमा करना, ये सारे जो प्रक्रियाएं ये तट रेखाओं की रक्षा भी करती हैं। तो ये इनका जो है महत्व है। तो इनका होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि तटों पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे जो प्रकृति की जो है आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनसे जो है ये रक्षा करती हैं। तो अभी धीरे धीरे जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कोरल ब्लीचिंग की घटना बढ़ती जा रही है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। तो यदि बात करें कि कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, तो कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे। कोरल ब्लीचिंग का अर्थ होता है सफ़ेद हो जाना। जब प्रवाली जो जीव होते हैं उनका रंगहीन हो जाना प्रवाल विरंजन कहलाता है, यानी कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। जो प्रवाली जीव होते हैं नीले, हरे, लाल, पीले, इस तरह के जो रंग बिरंगे रूप में दिखाई देते हैं, जब वो वहाँ से हट के चले जाते हैं तो वो जो कंकाली संरचना हमें दिखाई देती है सफ़ेद रंग की, तो ये पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रवाल विरंजन। क्यों? क्योंकि जो प्रवाली जीव होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारी इस तरह की प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं। और इनका मेन कारण, यदि मेन कारण देखा जाए तो मानव ही है। क्यों? क्योंकि इनके ख़त्म होने का कारण है जल का तापमान बढ़ना और यूवी रेज का बढ़ना। तो ये कब होगा? ये दोनों घटनाएं जो है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण कौन इस समय दिख रहा है? मानव खुद दिख रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप से कोरल ब्लीचिंग की घटना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो यदि इनके कारण की बात करें, कारण में जो है जल का तापमान बढ़ने या घटने से जो है दिक्कतें हो जाती हैं। सौर्य की जो किरणें होती हैं उनकी चमक बढ़ जाने से जो यूवी रेज होती है वो इन्हें नुकसान करती हैं, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक यदि जाते हैं तो भी नुकसान करता है। जल में रसायनों के परिवर्तन से, जिस प्रकार से आज औद्योगिक अपशिष्ट और जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, जो है शाकनाशक, इस तरह की जो चीज़ें कृषि में यूज हो रही हैं, मतलब अनेक तरह के केमिकल्स दवाओं में, ये सब क्या होता है, इनको जो है फिर बाद में जो है इनको सीवेज के माध्यम से डायरेक्ट जो है अगर समुद्र में छोड़ दिया जाता है, तो ये वहाँ पे जो है जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो उनके जो बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। अब किसी भी चीज़ की अति जो है बहुत जो है खतरनाक होती है। जब उनकी बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो जाती है तो इनके लिए वो नुकसानदायक हो जाता है। अवसादीकरण की प्रक्रिया, जो कटाव जो निक्षेप होता है वो अगर जो है अवसाद ज़्यादा जम जाते हैं तो भी इनके लिए, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ग्रीन हाउस उत्सर्जन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे समुद्रों के तापमान में वृद्धि हो रही है, समुद्रों की लवणता में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। ये ग्लेशियर्स पिघल के नदियों के माध्यम से जो ताज़ा जल है वो जो है समुद्रों में डायरेक्ट जा रहा है। और इन्होंने एडॉप्टेशन क्रिएट किया है, इन्होंने अनुकूलन अपने आप को किया है कि वो किस लवणता में जो है रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल के जाएंगे, जो हिमनद हैं, तो ताज़े जल वहाँ पे मिलेगा, इनकी जो लवणता में परिवर्तन हो जाता है वो भी उनके लिए खतरनाक है। महासागरीय अम्लीकरण, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा में, तो ये जो समुद्र होते हैं ना, ये महासागर, ये समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक होते हैं। जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है, यूएन की रिपोर्ट आई है कि 2050 तक जो है ये अपनी कैपेसिटी को पूरा कर लेंगे। अब ये कहेंगे कि क्योंकि इनकी सांद्रता बढ़ती जा रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित कर चुके हैं। अब इनकी कैपेसिटी नहीं रह गई है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करने से जो है इनमें अम्लीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, ये अम्लीय हो जाते हैं। ये भी जो है उनके लिए बहुत खतरनाक है। इनकी लवणता में, यदि समुद्रों की लवणता में वृद्धि हो जाए तो भी ये खतरनाक है। उसी प्रकार से देखते हैं संक्रामक रोग, जो वहाँ पे लोग रहते हैं समुद्रों के तटों के किनारे, उनके माध्यम से, या जो प्लैंक्टन बहुत ज़्यादा हो जाए उनके माध्यम से संक्रामक रोग, यदि जैसे कि एक संक्रामक रोग है विब्रियो सिलोई जीवाणु से, तो ये उनके लिए जो है बहुत नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जहरीला ये संक्रमण फैलाते हैं।
उसी प्रकार से यदि फाइटोप्लैंक्टन्स की कमी हो जाए तो भी भूख की समस्या से ये मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज हम मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, हम जो है ट्रॉल्स के माध्यम से, जिस तरह चाइना और ये जो विकसित देश हैं मछलियों को पकड़ते हैं, एक बार में जो है वो टनों टन जो है मछली पकड़ लेते हैं। ट्रॉल्स जो चलते हैं वो खखोरते हुए पूरे जो है सतह को जो है चलते हैं। जितने ज़्यादा ये शिपिंग हो रही है, ये क्या है, ये जो है पूरे नीचे तक उनको जो है हिला देते हैं। तो इनके लिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बेकार हैं। ये इनके लिए ये फेंक देते हैं बाद में जो मछलियों को लेने के बाद, लेकिन वो उनके जीवन का आधार थी। वो जो है अब नष्ट हो गई, वो जो है कैप्चर कर लिया गया। इतनी सारी डेवलप टेक्नोलॉजी के माध्यम से मछलियाँ पकड़ते हैं जिस तरीके से। जो पारंपरिक रूप है, पारंपरिक रूप ठीक रहता है, लेकिन जिस तरीके से इस तरह मछली पकड़ना नुकसानदायक हो जाता है। बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ने से भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मछलियाँ यहाँ आवाज़ करती हैं, ये इनके लिए सहारे का काम करती हैं। तो मछलियों को बहुत ज़्यादा पकड़ने से भी जो है इन्हें नुकसान हो रहा है। औद्योगिक एवं नगरीय अपशिष्ट जो है प्रवाहित होने से भी इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या क्या जो है दिक्कतें हैं। जिस तरह प्रदूषण हम फैला रहे हैं, प्रवाल खनन किया जा रहा है, जो है प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र के पास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर दे रहे हैं हम, जो SEZ वगैरह जो बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्योंकि ये लोग जो है बहुत सारे अपशिष्टों को वहाँ पे प्रवाहित करते हैं, जो गैर अनुपचारित होते हैं, जो सीवेज के माध्यम से बस डायरेक्ट गिरा दिया जाता है। तो ये इन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तटीय विकास कर देना और साथ साथ आवर्ती चक्र, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चक्रवातों की और सुनामी लहरों की जो है बारंबारता बढ़ती जा रही है, वो उनके लिए जो है बहुत नुकसान करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समुद्रों का हीट वेव होना, क्योंकि समुद्र का तापमान जो है, जल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार जो है, यदि हमने जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को बढ़ने दिया अपनी धरती का, तो उन पूरी जैव विविधता के लिए ये जो है खतरनाक होगा, ना कि उनके लिए, हमारे अस्तित्व पर भी जो है संकट मंडराएगा। तो समुद्री हीट वेव होता क्या है, इसकी बात करें तो कई दिनों से लेकर कई वर्षों तक यदि विषम गर्म समुद्री सतह के तापमान जो है बढ़ता रहे, तो इस घटना को हम कहते हैं समुद्री हीट वेव। तो इनके जो है इस कोरल ब्लीचिंग की घटना के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। इससे जो है प्रवालों पर जो निर्भर मछलियाँ होती हैं, अन्य अकशेरुकी जीव या तमाम फ्लोरा एंड फौना होती हैं, जो इनको भोजन, आश्रय, ये तमाम जो है चीज़ें प्रदान करते हैं, उनकी पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। दूसरा यदि बात करें तो जैव विविधता में भारी गिरावट आती है। तीसरा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि मालदीव, सेशेल्स, ये जो इनकी इकोनॉमी है, जैसे श्रीलंका, इनकी इकोनॉमी जो है इनकी टूरिज्म से बहुत बड़ा पैसा जो है यहाँ से आता है। तो इनकी जो इकोनॉमी प्रभावित होगी। मछुआरों के लिए मुश्किल हो जाएगी, उनकी जो है खाद्य आपूर्ति और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तटों पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये तटों की रक्षा करते हैं, ये खत्म होंगे, क्योंकि ये चट्टानी संरचना एक रीफ बना के, बैरियर बना के रखते हैं। जो है उनका नुकसान, तो यदि उनका नुकसान होता है तो तटों पे नुकसान होगा, कटाव, बाढ़ की समस्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, तट रेखाओं की रक्षा करते हैं। जब ये रहेंगे ही नहीं तो रक्षा करेगा कौन? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इससे जो है बहुत सारी जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो पड़ने लगेगी। अभी धीरे धीरे UN जो है प्रयास कर रहे हैं कि इस पर क्या क्या किया जाए। तो इस प्रकार से यदि सबसे ज़्यादा यदि बात करें कहाँ पे बैरियर, ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो जो इंडोनेशियाई समूह द्वीप है वहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। और सबसे बड़ा यदि क्षेत्र बात की जाए कि एक एकल संरचना के रूप में, तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, जो उसे समुद्री आपदाओं से, तमाम जो है प्राकृतिक आपदाओं से उसकी रक्षा करता आया है। लेकिन जिस तरीके से आज डेवलपमेंट जो है, आज हमारे जो हैबिट्स हैं, कल्चरल जो हमारे जो है तौर तरीके हैं, या जो भी हमने जो आज मॉडर्न के नाम पे कर लिया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है आज प्रभावित करें, दुष्प्रभाव उन पर डाल रही हैं।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नुकसान कर रही हैं। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या क्या किया जाना चाहिए, हमें मूंगों के संरक्षण के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो समाधान के रूप में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं से ऊपर हटकर हमें और ऊपर जाकर सोचना होगा कि ये सारी तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जब वो ही ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी इस देश का जो है बेस लाइन ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इससे ऊपर उठ कर जो है नीतियों को बनाना होगा, सोचना होगा। जो अनियोजित तटीय विकास है उनको रोकना होगा। जो धारणीय और टिकाऊ मछली पकड़ने की तकनीक है उसको बढ़ाना होगा, जिस तरीके से आज जो है चाइना जैसे देश जो है कर रहे हैं। हमें अपने जो है फूड डाइवर्सिटी है उसको जो है डाइवर्स करना होगा, फूड्स को। तो हमें इस लिस्ट को जो है बड़ा करना होगा ताकि हम जो है मछलियों पे ही जो मछलियों पे निर्भर जो है तमाम देश हैं जो खाद्य के लिए, वो जो है अपने आप को चेंज करें। पारिस्थितिकी पर्यटन के अवसर हमें प्रदान करने होंगे। जिस तरीके से आज जो है टूरिज्म हो रहा है उसको हटा के हम जो है इको सेंसिटिव हो जाए, हम सेंसिटिविटी को साथ साथ ले आएँ कि हम इन्हें नुकसान भी ना करें और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे चलती है। तो हमें पारिस्थितिकी पर्यटन जो है को बढ़ाना होगा। जो रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, जड़ी बूटियां हैं, मतलब कि जिनसे जो प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स उनकी मात्रा बढ़ रही है, जो उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, उन्हें जो है कम करना होगा। जल निकायों में रसायन, ऑयल स्पिल, ये जो सारी घटनाएं हैं इनको जो है जो डंपिंग हो जाती है बहुत सारा, तो इन सारी घटनाओं को संभवपूर्ण तरीके से रोकना होगा, कम करना होगा। प्लास्टिक, ई कचरा जो है, ई वेस्ट जो डंपिंग होती है, जो जिस तरीके से प्लास्टिक की जो है बोतलें डंप कर दी जाती हैं, जिस तरीके के हमारे हैबिट्स हो गए कि हम बस पानी पीते हैं तुरंत उसको जो है समुद्र में भी यात्रा करें उसको फेंक देते हैं। तो ये सारे जो प्रतिबंध लगाना होगा, इसको रोकना होगा। अपनी जो है एक हैबिट्स को, एक जो कल्चर होता है ना, मानव कल्चर को क्रिएट करना होगा। ये एक आदमी से नहीं होगा, ये पूरे जो है कम्युनिटी बेस होना चाहिए। और उस देश, जिस देश में ये जो है हो रहा है, हर देश को ये जो है कम्युनिटी बेस्ड कल्चर को अपनाना होगा कि हम अपने हैबिट्स को बदलें, हम अपने तौर तरीके को बदलें, ताकि हम इनकी रक्षा, हमारे तौर तरीके से ही ये इनकी जो है सेविंग हो पाएगी, इनकी ये सेव हो पाएंगे, वरना किसी एक देश के कानून बनाने से ऐसा नहीं होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, इनको जो है रोकने का प्रयास करना होगा। हमें ग्रीन इकोनॉमी की ओर जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीवाश्म ईंधन आधारित जो भी हमारे उद्योग हैं उनको कम करना होगा। और हमें जो है जैसे ई व्हीकल, ग्रीन फ्यूल, इन सब की ओर जाना होगा। तो और देख सकते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो भी खतरे हैं उनको कम से करने का प्रयास हो। मैंग्रोव वनों की रक्षा करनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि मैंग्रोव वन जो होते हैं ये तूफान, सुनामी को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि ये फिल्टर जैसे हैं। जब ये रोकेंगे, जब सुनामी और ये जितनी जो है चक्रवात वगैरह की रफ्तार कम होगी, तो उससे जो है कोरल रीफ्स की भी जो है सुरक्षा होगी। हमें जो मैंग्रोव वनों की रक्षा करनी, जिस तरीके से आज समुद्र में मैंग्रोव जो है वन काटे जा रहे हैं कृषि विस्तार के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए, तमाम तरीके से, तो इस घटना को भी रोकना होगा। भारत में यदि बात करें कि भारत में जो है कहाँ पे जो है कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा के पास, तमिलनाडु के द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इन सारे जगहों पे जो है कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम जो है हमने इस जो है पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया। और यदि बात करें कि जो है जो प्रवाली जीव हैं इनका पारेतन इतना कमज़ोर होता है कि अगर इनके संदर्भ में तत्काल यथोचित प्रयास नहीं किए गए तो ये प्रजाति पूरी तरह से संकटग्रस्त हो जाएगी और फिर हम इनको बचाने के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। तो ज़रूरत है कि अभी ही जल्द ही हम जो है इन पर काम करें। भारत में यदि बात करें कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ वन और वन्य जीव विभाग के क्षेत्र में आती हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि प्रवाल भित्तियाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शामिल नहीं हैं। बताइए, इनके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी ही नहीं है। जिन पर आज बात हो रही है कोरल ब्लीचिंग पे, उनके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी भी हमने नहीं बना के रखी हुई है। इस प्रकार से हमने इस पूरे जो है
क्योंकि ये जो ये बायोडाइवर्सिटी होती है ना, ये हमें इकोसिस्टम सर्विस प्रदान करती है। इकोसिस्टम सर्विस यानी सिर्फ हम लेते ही नहीं, ये हमें जो है बहुत सारी चीज़ें देती हैं। सिर्फ ये एक लैंडस्केप नहीं होती, ये हमें जो है जो बायोडाइवर्सिटी की ये करके रखी हुई है, आवाज़ दी हुई है, उनसे हमें कितनी सारी चीज़ें प्रदान होती है। ये हम इनसे जो है दवाएं भी बनाते हैं, हम इनसे सनस्क्रीन, हम इनसे कॉस्मेटिक के जो है प्रोडक्ट भी बनाते हैं, इनके खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारे कितने सारे उपयोग हैं, हम इनसे लेते ही जा रहे हैं, तो क्या हम इनको दे नहीं सकते? तो ये हमें इकोसिस्टम सर्विस भी प्रदान करती है। ये जो है एक समुद्र के लिए जो है थर्मामीटर होती हैं, समुद्र को जो है एक एडॉप्टेबल लेवल पे बना के रखती हैं। अगर ये जो है ख़त्म होंगे तो जो है ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट और तेज़ी से जो है हमें दिखेगा। इस प्रकार जो है ये बहुत जो है ऐसी संरचना है जिनके सेव होने की ज़रूरत है, जिस तरीके से, क्योंकि ये ख़त्म होंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ जो उनकी रक्षा करता है, जो है वो डिजास्टर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अन्य देशों की भी ये रक्षा करते हैं, तो इनको सेविंग की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पूरी पसंद आई होगी, जो मैंने कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग के बात की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस जो है बेल आइकन को जो है दबाइए, और जो है आने वाले अपडेट को जो है वीडियोज़ को जो है आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।